नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जीके मास्टर्स में, जहाँ मिलती है आपको सबसे भरोसेमंद और लेटेस्ट करंट अफेयर की जानकारी, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। चलिए शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर की क्लास। यहाँ आपको मिलेगा डेली करंट अफेयर, वीकली और मंथली रिवीजन, एमसीक्यूज और क्विज भी। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अकॉर्डिंग टू द यूनियन फिशरीज मिनिस्ट्री, इंडिया करंटली रैंक व्हाट इन द वर्ल्ड इन फिश प्रोडक्शन। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में भारत मछली उत्पादन में दुनिया में किस स्थान पर है? ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड, डी फोर्थ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थर्ड। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्रालय यूनियन फिशरीज मिनिस्ट्री के अनुसार भारत वर्तमान में दुनिया में मछली उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। पहला स्थान है चीन का। चीन दुनिया में मछली उत्पादन में सबसे आगे है और उसका योगदान वैश्विक उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा भी है। दूसरा स्थान आता है इंडोनेशिया। कई वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार दूसरा स्थान इंडोनेशिया के पास है, लेकिन यह आंकड़े साल दर साल बदलते रहते हैं। ठीक है। और तीसरे स्थान पर आता है भारत। भारत न केवल कुल मछली उत्पादन में तीसरे स्थान पर है, बल्कि इंग्लैंड मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पर भी आता है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्वाकल्चर उत्पादक देश है। देश के कुल कृषि निर्यात में मछली एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखती है। भारत से 70 से अधिक देशों को समुद्री उत्पादनों का निर्यात होता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी कि PMMSY, इस योजना के तहत मछली उत्पादन को बढ़ावा देने और मछुआरों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत मछली उत्पादन में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। यह देश की तेजी से बढ़ती ब्लू इकोनॉमी यानी कि नीली अर्थव्यवस्था और मत्स्य पालन क्षेत्र में सरकारी निवेश का परिणाम है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। On August 3, 2025, China started joint naval exercise with which country in the Sea of Japan? 3 अगस्त 2025 को चीन ने किस देश के साथ जापान सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? ए रशिया, बी नॉर्थ कोरिया, सी जापान या डी मलेशिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रशिया। 3 अगस्त 2025 को चीन और रूस ने जापान सागर में एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत की। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सैन्य साझेदारी को मजबूत करना, सामरिक समन्वय बढ़ाना और क्षेत्रीय सुरक्षा में सहयोग को दर्शाता है। CNRU चीन और रूस में बीच सैन्य सहयोगी क्यों है? भू राजनीति तनाव यानी कि जियोपॉलिटिक्स टेंशन। अमेरिका और पश्चिम देशों के प्रभाव को संतुलित करने के लिए चीन और रूस अक्सर मिलकर सैन्य अभ्यास करते हैं। सामरिक संबंध यानी कि स्ट्रैटेजिक टाइज। रूस और चीन के बीच हाल के वर्षों में सैन्य, ऊर्जा और तकनीकी क्षेत्रों में साझेदारी तेजी से बढ़ रही है। जापान सागर का महत्व क्या है? यह क्षेत्र राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। कई देशों की नौसेनाएं यहाँ नियमित रूप से अभ्यास करती हैं। यह क्षेत्रीय सुरक्षा और शक्ति संतुलन का केंद्र है। अभ्यास की विशेषता, दोनों देशों के युद्धपोत, पनडुब्बियां और हवाई जहाज इस अभ्यास में शामिल हैं। अभ्यास में नौसैनिक युद्ध कौशल, एंटी सबमरीन ऑपरेशन और हवाई निगरानी जैसी तकनीकें शामिल थीं। चीन और रूस का यह संयुक्त नौसैनिक अभ्यास दुनिया को यह संदेश देता है कि ये दोनों देश क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा मामलों में एकजुट हैं। यह अभ्यास एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका और उसके सहयोगियों की गतिविधियों का सामरिक जवाब भी माना जा रहा है। Recently, which VOC port became the first India port to produce green hydrogen? हाल ही में VOC बंदरगाह हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है। ए कांडला पोर्ट, बी मोरमुगांव पोर्ट, सी कोचिन पोर्ट या डी वीओ चिदम्बरम पोर्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी वीओ चिदम्बरम पोर्ट। वीओ चिदम्बरम पोर्ट, जिसे पहले टुटकोरिन पोर्ट के नाम से भी जाना जाता था, तमिलनाडु में स्थित है। यह हाल ही में भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है जिसने ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है।
यह उपलब्धि भारत के हरित ऊर्जा मिशन की दिशा में एक बड़ा कदम है। ग्रीन हाइड्रोजन एक स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन है जिसे पानी को इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया द्वारा बिजली की मदद से तोड़कर प्राप्त किया जाता है। यदि इस प्रक्रिया में उपयोग होने वाली बिजली नवीकरणीय स्रोत से आती है तो इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। वीओसी पोर्ट पर ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की खास बात है इसका उद्घाटन। यह उत्पादन यूनिट हाल ही में शुरू की गई है और यह भारत सरकार के हरित बंदरगाह मिशन का हिस्सा है। इस हाइड्रोजन का उपयोग स्थानीय परिवहन, बंदरगाह पर कार्यरत मशीनरी और ऊर्जा उत्पादन में किया जाएगा। यह पर्यावरण प्रदूषण को कम करेगा, कार्बन उत्सर्जन यानी कि CO2 इमिशंस में भारी कमी लाएगा, बंदरगाह को नेट जीरो कार्बन एमिशन की दिशा में आगे बढ़ाएगा। भारत ने 2027 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत जनवरी 2023 में हुई थी, जिसमें भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक केंद्र बनने का लक्ष्य है। वीओ चिदम्बरम पोर्ट न केवल तमिलनाडु का एक प्रमुख बंदरगाह है, बल्कि यह देश का पहला बंदरगाह बन गया है, जहां पर ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन हो रहा है। यह भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता, हरित अर्थव्यवस्था और सतत विकास के लक्ष्यों की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रिसेंटली द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट शिबू सोरेन पास्ट अवे। हाल ही में किस राज्य के पूर्व प्रधानमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया? ए बिहार, बी झारखंड, सी तेलंगाना या डी कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब है झारखंड। श्री शिबू सोरेन, जिन्हें आदरपूर्वक गुरुजी भी कहा जाता था, झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। हाल ही में उनका निधन हो गया, जिससे राज्य और देश में शोक की लहर फैल गई। इनका जन्म हुआ था 11 जनवरी 1944 को झारखंड के रामगढ़ जिले में हुआ था। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) की स्थापना की थी, जो झारखंड के आदिवासियों के हक और पहचान के लिए संघर्ष करते रहे। झारखंड आंदोलन। शिबू सोरेन झारखंड को बिहार से अलग कर एक अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर चलाए गए आंदोलन में मुख्य नेता थे। उन्होंने वर्षों तक आदिवासियों के अधिकारों और जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष किया। वे 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने, पहली बार 2005 में, दूसरी बार 2008 में, तीसरी बार 2009 में। वे केंद्र सरकार में कोयला मंत्री भी रह चुके हैं। उनके बेटे हेमंत सोरेन भी झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में झारखंड की राजनीति में सक्रिय हैं। शिबू सोरेन को आदिवासी समाज का मसीहा माना जाता है। उन्होंने गरीबों, किसानों और आदिवासियों के अधिकारों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनके निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अन्य नेताओं ने शोक व्यक्त किया। झारखंड में राजकीय शोक की घोषणा भी की गई। शिबू सोरेन सिर्फ एक राजनेता नहीं, बल्कि एक आंदोलनकारी, समाजसेवी और आदिवासी गौरव के प्रतीक थे। उनका निधन झारखंड की राजनीति और समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन विच डेट इज द हिरोशिमा डे सेलिब्रेटेड एज अ सिंबल ऑफ द एनिवर्सरी ऑफ द एटॉमिक बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा? हिरोशिमा पर परमाणु बमबारी की वर्षगांठ के प्रतीक रूप से किस तारीख को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है? ए 6 अगस्त, बी 7 अगस्त, सी 8 अगस्त या डी 9 अगस्त। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6 अगस्त। हिरोशिमा दिवस हर साल 6 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस मानव इतिहास की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक की याद दिलाता है। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया था। यह विश्व युद्ध दो यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुआ था। इस बम के गिरने से लगभग 140 लाख करोड़ लोग मारे गए थे और हजारों लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बहुत से लोग बाद में रेडिएशन के कारण बीमारियों से मरे। शांति का संदेश फैलाने के लिए यह दिन हमें सिखाता है कि युद्ध और हिंसा से केवल विनाश होता है और दुनिया को शांति और अहिंसा की ओर बढ़ना चाहिए।
परमाणु हथियारों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। मानवता के लिए चेतावनी। हिरोशिमा की घटना एक इतिहास की सच्चाई है जो बताती है कि तकनीक का गलत इस्तेमाल कितना भयानक हो सकता है। यह दिन युद्ध के दर्द, शांति की जरूरत और मानवता की रक्षा का प्रतीक है। ठीक है, अभी देखते हैं स्ट्रैटेजिक। आर्टिकल 368 of the Indian Constitution provides for how many types of amendments? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 कितने प्रकार के संशोधन की व्यवस्था करता है? A2, B3, C4 या D5? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय whom? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए सुकुमार दत्त, बी मदन मोहन मालवीय, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी मोतीलाल नेहरू? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड सेकंड बैटल ऑफ टारिन वाज फाउंड बिटवीन whom? तराई का द्वितीय युद्ध के लिए लड़ा गया था। ए अलेक्जेंडर एंड पोरस, बी जयचंद एंड मोहम्मद घोरी, सी अकबर एंड हिमू या डी मोहम्मद घोरी एंड पृथ्वीराज चौहान? इसका ऑप्शन है करेक्ट डी मोहम्मद घोरी एंड पृथ्वीराज चौहान। तराइन का द्वितीय युद्ध भारत के मध्यकालीन इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण युद्ध था। यह युद्ध 1192 में मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। पृथ्वीराज चौहान वह चाहमान वंश के एक शक्तिशाली राजा थे। उनकी राजधानी अजमेर और दिल्ली थी। मोहम्मद घोरी वह गौरी वंश का अफगानी शासक था। उसका उद्देश्य भारत में स्थायी शासन स्थापित करना था। पहला युद्ध 1191 में। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को हराया था। गौरी घायल होकर युद्ध से भाग गया। दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। एक साल बाद मोहम्मद घोरी ने दोबारा आक्रमण किया, इस बार पहले से अधिक तैयारी के साथ। पृथ्वीराज की सेना संख्या में अधिक थी लेकिन राजनीति में चूक गए। मोहम्मद घोरी ने जीत हासिल की और पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया। बाद में उसे मार दिया गया। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में भारत की एकता की कमी और राजाओं के आपसी संघर्षों के कारण भारत का दरवाजा इस्लामी शासन के लिए खुल गया। यह युद्ध भारत के इतिहास में मध्यकालीन युग की शुरुआत का प्रतीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय है? ए न्यूयॉर्क, बी जिनेवा, सी पेरिस या डी लंदन? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जिनेवा। विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF एक अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो वैश्विक आर्थिक मुद्दों, नीतियों और नवाचारों पर काम करता है। इसका स्थान है जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। हालांकि WEF का वार्षिक सम्मेलन डावोस में होता है, लेकिन इसका मुख्य कार्यालय जिनेवा में ही है। इसकी स्थापना प्रोफेसर क्लाउस श्वाब और इसका स्थापना वर्ष है 1971। इसका मूल उद्देश्य था यूरोपीय कंपनियों को अमेरिकी प्रबंधन तकनीकों से परिचित कराना, लेकिन बाद में यह एक वैश्विक मंच बन गया था। हर साल WEF की बैठक डावोस में होती है, जहां दुनिया के बड़े-बड़े नेता, CEO, अर्थशास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता मिलते हैं। इसका उद्देश्य है कि वैश्विक समस्याओं का समाधान खोजना, आर्थिक विकास को टिकाऊ बनाना, विभिन्न देशों और क्षेत्रों के बीच संवाद स्थापित करना। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। यह मंच दुनिया भर के नेताओं और नीति निर्माताओं को एक साथ लाने वाला एक प्रमुख संगठन है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट? निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में प्रकाश
संश्लेषण की प्रक्रिया का मुख्य अंग है। ए रूट, बी स्टीम, सी लीफ या डी फ्लावर। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण का केंद्र है। पत्तियों को पौधों की रसोई कहा जाता है। पत्तियों में एक हरा रसायन होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को पकड़ता है और उसे भोजन बनाने के लिए उपयोग करता है। जड़ यानी कि रूट मिट्टी से पानी और खनिज को स्थित करता है। तना यानी कि स्टीम पत्तियों तक पानी और पोषण तत्व पहुंचाता है। बाद में आता है फूल, प्रजनन में काम आते हैं, न कि भोजन बनाने। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की डेली करंट अफेयर की खास क्लास सिर्फ जीके मास्टर पर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और ज़रूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए जीके मास्टर्स के साथ। जय हिंद।